हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द केसी व्लॉग्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आप पीछे देख सकते हैं कौन सी गाड़ी खड़ी है और पीछे देख सकते हैं कौन सा बंदा खड़ा है। ठीक है, तो हमारे साथ में आज है राम भाई। इनका चैनल है सोलो ट्रैवलर, जाके एक बार चेकआउट कर लेना चैनल को। बाकी गाड़ी यहाँ पे इन्हीं की खड़ी है NS 400Z, जो कि बहुत ही बढ़िया वैल्यू फॉर मनी गाड़ी है। आज मैं ओनरशिप रिव्यू इनके ही ज़ुबानी आपको बताऊंगा, क्योंकि भाई मैंने तो बहुत सारी चीज़ें बता दी हैं, बाकी ओनर जो बताएगा ना वो उसको पॉइंट ऑफ व्यू से होगा। थोड़ी चीज़ें भी बोलेंगे इनको कि भाई आप बायस ना होइए, एकदम क्लियर कट बताइए लोगों को, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है हमारे जितने भी साथी हैं यूट्यूब में देखते हैं हमारा चैनल कि कौन सी गाड़ी ले 2.5 लाख के अंदर। तो आज हम यही चीज़ आपको बताएंगे। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए और इंस्टाग्राम को फॉलो करना मत भूलिएगा। दोनों के डिस्क्रिप्शन में दोनों की इंस्टाग्राम का हैंडल आ जाएगा। प्लस जिस माइक से मैं वीडियो बना रहा हूँ भाई उसका मैं लिंक डाल दूँगा, तो अगर आपको लेना हो और इसकी क्वालिटी अगर अच्छी लगती है तो आप ले सकते हो उसको भी। फ़िलहाल हाँ राम भाई, कैसे हैं? हेलो, बढ़िया बढ़िया, एकदम मस्त। तो थोड़ा अपने बाइक के बारे में बताइए और क्यों ली आपने ये गाड़ी, ये भी बताइए। एक्चुअली लेने का तो खेल ये था कि बजाज ने जब ये बाइक लॉन्च की थी तो मुझे इवेंट में बुलाया था उन्होंने, क्योंकि जैसा कि पता है कि यूट्यूब चैनल है मेरा, तो बाइक्स के रिव्यूज़ और बाकी सारे व्लॉग्स बनाता रहता हूँ मैं। तो वहाँ पे मैंने जब जाके इस बाइक को चलाया तो मेरे को मतलब स्पेशली जो इसका प्राइस सेगमेंट था ना, उससे मैं बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस हुआ, क्योंकि मेरे पास उस समय इंटरसेप्टर थी और NS 200 भी थी। बट इंटरसेप्टर का क्या है कि आप थोड़ी सी हैवी बाइक है, उससे आप हमेशा नहीं निकालने का मन करता है, कभी जब लॉन्ग राइड करनी हो या लंबी राइड हो तो अच्छा लगता है। बट और बाकी जो NS 200 है वो बाइक तो बहुत अच्छी है, बट मुझे थोड़ी सी अंडर पावर लगती थी, क्योंकि मैं 650 ऑलरेडी चला रहा था। तो मैं चाह रहा था कि एक ऐसी बाइक लूँ जो नेकेड बाइक हो और लाइट वेट हो, कभी भी मैं निकाल सकूँ जाने के लिए, इधर उधर सिटी राइड में अच्छे से भगा सकूँ, कट्स और शार्प ले सकूँ, बट साथ में पावर भी हो, ताकि मुझे वो ना पता लगे, इंटरसेप्टर वाला फील ना है कि भाई भारी बाइक चला रहा हूँ और एकदम से कौन सी बाइक आ गया, थ्रॉटल लिया हूँ, कुछ काम ही नहीं कर रहा। तो वहाँ पे मेरे को था मन में कि माइट भी मैं ड्यूक 390 ले लूँ या फिर CB 300R है वो लूँ। तो इन दोनों में मेरे को थोड़ा सा माथापच्ची चल रही थी। बट जब ये बाइक लॉन्च हुई और भाई इसका जो बजट सेगमेंट आया, मैंने चला के इसकी पावर देखी, तो मेरे को लगा कि भाई मेरे को ज़्यादा पैसे भी नहीं खर्च करने पड़ेंगे और एक अच्छी बाइक भी मुझे मिल जाएगी जो ईजिली मैं घुमा सकता हूँ और अच्छी पावर जनरेट करती है। तो मैंने ले ली। मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा, जैसे कि मुझे पता है आपके पास 4 बाइक हैं। हाँ। एक रॉयल एनफील्ड की है, 3 बजाज की है, वो भी NSE सीरीज़ की। हाँ। तो ऐसा तो नहीं कोई फैन बॉय वाला बाइस चीज़ थी कि आपको NSE आई, NS आपको इसीलिए बढ़िया लगी और किसी कंपनी की आपने चूज़ नहीं की? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, ऐसा भी नहीं है कि बजाज की बाइक बेस्ट होती हैं, ठीक है, बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं, और मेरी उन 4 बाइकों में फेवरेट अभी भी इंटरसेप्टर 650 ही है, ठीक है। बट जो वैल्यू फॉर मनी बजाज ऑफर करता है ना, उससे मैं थोड़ा इंप्रेस रहता हूँ। इसके लिए तो मानना पड़ेगा। और भी बाइक्स है, जैसे डोमिनार है, वो थोड़ी सी हायर सेगमेंट में चली जाती है, और RS 200 है, वो भी थोड़ी हायर सेगमेंट में चली जाती है। बट NS एक ऐसी सीरीज़ है ना कि भाई जिस प्राइस पॉइंट में NS आपको मिलती है और जो उसके ओवरऑल जो उसकी स्टैटिक्स हैं, कि मतलब जो आपका सिटिंग का कंफर्ट है, जो आपकी ग्राउंड क्लियरेंस है, जो हैंडल का है कि शार्प टर्न्स आप ले सकते हो, और जो माइलेज भी साथ में देती है और पावर भी देती है, उस हिसाब से बाइक मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए मेरे पास 2 NS है। बट यार देखो, प्राइस के पॉइंट में तो बहुत ही बढ़िया गाड़ी, मैंने भी चलाई है, 1-2 दिन तो मैंने भी चलाई है। आपने माइलेज टेस्ट भी देखा होगा। बट माइलेज के बारे में क्या कहेंगे? माइलेज कम नहीं है, मतलब 2.5 लाख की अगर कोई गाड़ी लेना चाहता है, वो चाहता होगा ना थोड़ा माइलेज भी अच्छा मिले। माइलेज कम नहीं लगता आपको? माइलेज कम है, 100% है। अगर आप 2.5 लाख की गाड़ी के हिसाब से सोचोगे तो माइलेज कम है। लेकिन अगर आप पावर के हिसाब से सोचोगे ना, तो जिस पावर सेगमेंट में गाड़ी आती है, उस पावर सेगमेंट में आपकी RTR आ जाएगी, 310 आ जाएगी, या फिर CB 300R आ जाएगी, या फिर आपकी ड्यूक 390 आ जाएगी, या फिर ड्यूक 250 भी आ सकती है, जो इससे काफ़ी कम पावर देती है। बट वो सारी ही आपको 28-30 ऐसा माइलेज देती हैं। तो जो छोटी बाइक लेना चाहता है 200 सेगमेंट की, जिसको अच्छा माइलेज चाहिए, उसके लिए तो ये बाइक नहीं है, ठीक है। बट वो बंदा जिसको एक पावरफुल बाइक चाहिए, लेकिन वो चाहता है कि भाई मुझे ज़्यादा पैसे ना खर्च करने पड़े, तो वहाँ पे ये बाइक आप ले सकते हो। चलिए, ये बात भी आपकी मान ली। चलिए, एक चीज़ और मैं पूछूंगा, लेकिन यार जिनको माइलेज नहीं चाहिए होगा वो 2.5 लाख की बाइक क्यों लेंगे? क्योंकि वो तो भाई पैसा खर्च करके थोड़ी पावरफुल बाइक लेंगे ना। जैसे आपके साथ में अगर ड्यूक 390 है, या फेयर्ड में आ जाती है RR 310 जो अभी नई लेटेस्ट लॉन्च हुई है, हालांकि उसमें 2 PS पावर कम है। तो जब कोई माइलेज नहीं देखेगा तो उसके पास पैसे की कमी नहीं है, दैट मीन्स।
तो वो क्यों ऐसी गाड़ी लेगा? नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं होता है, मतलब बहुत सारे लोग होते हैं, जैसे मेरी बात कर लूँ कि मेरी एक रेगुलर इनकम बनी हुई है, तो मैं पेट्रोल अफोर्ड कर सकता हूँ ईजिली। बट जहाँ पे आपको एक चंक अमाउंट देना पड़ता है बाइक के ऊपर, वहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम आता है कि सेविंग्स उतनी ज़्यादा नहीं होती कि आप 3-4 लाख रुपए दे पाओ। तो वहाँ पे आपके पास एक अच्छा ऑप्शन आ जाता है कि भाई आप 4 लाख रुपए खर्च करके भी सेम पावर ले रहे हो और 19-20 का अंतर आपको आ रहा है, आपने 1.5-2 लाख रुपए आपने सेव कर लिए। वो 1.5-2 लाख रुपए में आप राइडिंग गियर्स ले सकते हो, साल भर का फ्यूल आपका आ जाएगा, आप कोई अच्छी ट्रिप भी मार सकते हो, क्योंकि वो सारी चीज़ों में कंफर्टेबल। अगर जो बाइकों का आपने नाम लिया उन बाइक से अगर मैं इस बाइक को कंपेयर करूँगा तो भाई पावर ऑलमोस्ट सेम आपको मिल रही है। ऐसा नहीं है कि पावर में कमी, हमने परफॉर्मेंस टेस्ट इसका किया हुआ अपने चैनल पे, और स्पेसिफिकेशन भी आपको मिल रही है प्रॉपर आपको। अच्छा, जल्दी से स्पेसिफिकेशन बता दीजिए इस गाड़ी की, क्या मिलने वाली है अब हमारे भाइयों को? भाई देखो, एक तो 40 PS की पावर आपको मिल रही है, 35 न्यूटन मीटर का टॉर्क आपको मिल रहा है। यहाँ पे आपको 4 राइडिंग मोड्स भी मिल जा रहे हैं भाई, क्या कहना है? ट्रैक्शन कंट्रोल भी आपको मिल जा रहा है पावर के हिसाब से, और ट्रैक्शन कंट्रोल आप चाहो तो ऑन भी कर सकते हो, ऑफ भी कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे एक मतलब ये तो मीटर आपका पूरा है ही, यहाँ पे एक छोटा सा मीटर है जिसमें आपको मतलब बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आ जाती है, जैसे ये DTE आ गया, ये आपका डेट आ गया, या आपका AFE आ गया, ट्रिप A आ गया, और इन मीटर को आप चेंज भी कर सकते हो। इसके अंदर अगर आप जाओगे तो व्हीकल इन्फॉर्मेशन हो गया, कनेक्टिविटी आ गई, मोबाइल से कनेक्ट कर सकते हो, ट्रिप आ गया, लैप टाइमर भी आपका आ गया। सेटिंग में आप जाओगे तो आपका फेवरेट, क्विक सेलेक्ट, डेट, ब्राइटनेस, तो मतलब बतेरी चीज़ें आपको मिल रही हैं। और अभी मैं यहाँ देख रहा था, यहाँ पे एवरेज भी दिखा रहा है 34 का। यहाँ पे एवरेज दिखा रहा है आपको। मैं देखिए, आप स्पोर्ट्स मोड में चला रहा हूँ, मैं स्पोर्ट्स मोड में चला रहे हैं। तो भाई देखो यार, ऐसा नहीं है कि गाड़ी कम एवरेज देती है, आप अपने हिसाब से अपने स्टाइल में चलाओगे, हो सकता है कम दे, लेकिन आप अगर गाड़ी को आराम से चलाओगे ना तो माइलेज भी अच्छा मिल जाएगा। तो भाई प्राइसिंग को देखते हुए गाड़ी तो बहुत मज़ेदार है, लेकिन एक चीज़ और मेरा जो कंसर्न था वो मैं पूछूंगा इनसे। अच्छा, बाइक तो भाई फ्रंट से बहुत अच्छी लगती है, जैसे कि मैं अभी देख रहा हूँ, इसकी लाइट वाइट कितने DRLs कितने बढ़िया लग रहे हैं, एक नंबर लग रहे हैं, ठीक है। एकदम थोड़ा बड़ी बाइक का फील देती है, क्योंकि आगे की तरफ से जो रेडिएटर है वो भी बड़े से हैं। लेकिन जब मैं पीछे आ जाता हूँ ना तो यार ये 200 की तरह लगने लगती है। तो इसका क्या कहना है आपका? इसके लिए कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, थोड़ा सा मैं भी डिसपॉइंट हुआ था, ऐसा नहीं है। जब मैंने बाइक परचेस की थी तो मुझे फ्रंट से तो लुक बहुत अच्छा लगा था, और पीछे से थोड़ा सा आया तो मुझे लगा कि यार वो मतलब 400 वाला फील नहीं आ रहा, वो MS 200 ही दिख रही है। कुछ अलग करना चाहिए था। अलग करना चाहिए था, बट अपने अपना ब्रांड्स की आइडेंटिटी होती है। अगर आप बाकी ब्रांड्स को भी देखोगे ना तो आप KTM में चले जाओ भाई, जैसी आपकी 200 है वैसी 125 है, वैसी आपकी कुछ साल पहले मतलब 1 साल पहले तक वैसी 250 थी, वैसी 390 थी। तो वो भी कुछ अलग नहीं कर रहे। लेकिन थोड़ा लेट चल रहे हैं, मतलब बजाज वाले। हाँ। उन लोगों ने अब चेंज किया है बजाज वाले, लेकिन वो चीज अपना रहे हैं तो। हाँ। बट इन्होंने ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल सेम कर दिया। वहां पे तो आइडेंटिकल मिलती थी आपको, सिर्फ और सिर्फ मीटर में चेंज मिलता था। सेम अगर आप जाओगे मतलब TVS में भी चले जाओगे भाई, रेडर में इतना अच्छा मीटर दे रखा है, अपाचे में मीटर के नाम पे आप देख लो क्या दे रखा है। सही बात है, एकदम। तो हर ब्रांड में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती है, तो प्राइस के हिसाब से यार ठीक है, इतना हम कुछ तो फ्लॉज रहते हैं गाड़ी में, बट जो बेनिफिट्स थे वो मुझे ज्यादा दिखे। तो अब एक चीज़ मैं कहूँगा, बहुत लोग कंपेयर करने लग जाते हैं इसको R15 से, आप समझ ही रहे हैं, ठीक है, क्योंकि भाई दोनों की प्राइस पॉइंट ऑलमोस्ट सेम है, इवन सस्ती है ये। अगर कार्बन फाइबर वाले एडिशन को मैं देखूँ या उसका सिल्वर वाला एडिशन देखूँ तो ये गाड़ी उससे सस्ती मिलती है। 40 PS की पावर है और 40 Nm का टॉर्क है भाई, मैसिव पावर आपको यहाँ देखने को मिल रही है। तो आप उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे जो मतलब फैन बॉय हैं थोड़े यामाहा के? जो मैं ये बोलना चाहूँगा कि R15 और NS 400 का जो नीचे है वो बिल्कुल ही डिफरेंट है, और बहुत ही अलग अलग मतलब डिमांड के हिसाब से दोनों आती है। मतलब रिक्वायरमेंट बंदों की बहुत अलग है यार। अगर आपको R15 नो डाउट मुझे लगता है कि एक बेटर लुकिंग बाइक है, और इंडिया की कुछ एक सबसे बेस्ट लुकिंग बाइक में से एक है वो इस समय। बट वो मैक्सिमम वो मतलब ऐसे बंदों के लिए जिन्होंने अभी बाइकिंग स्टार्ट की है, क्योंकि वहाँ पे आपको पावर देखिए कम मिलता है, आपको लुक्स बहुत अच्छे मिल रहे हैं। इंजन वन ऑफ द मोस्ट रिलायबल इंजन में से एक है, मैं मान जाऊंगा इस बात को। बट वहाँ पे आपको पावर 100% की कम मिल रहा है, और वहाँ पे माइलेज आपको बहुत अच्छा मिल रहा है, ठीक है। तो उन बंदों के लिए ज़्यादा जिन्होंने अभी मोटर बाइकिंग स्टार्ट की है, उनको थोड़ा सा स्किल्स सीखनी है, डेवलप करनी है। भी थोड़ी मतलब घर से पॉकेट मनी मिलती है, कॉलेज में है कि उनको भाई माइलेज भी अपना देखना है, तो उन लोगों के लिए बहुत अच्छी बाइक है कि आपको अच्छा लुक मिल रहा है, आपको अच्छी परफॉर्मेंस मिल रही है, और ऐसी भी नहीं मिल रही है कि आप स्केयर्ड हो जाओ। आप वहाँ पे अपनी स्किल्स को होन कर सकते हो, और माइलेज भी आपको अच्छा मिल जाएगा। NS
उस बंदे के लिए कि ऑलरेडी आपको अब एक अपग्रेड चाहिए, आप कोई छोटी बाइक ऑलरेडी पहले से चला रहे थे, आपको लगता है मुझे एक अपग्रेड चाहिए लेकिन मैं उतना ज़्यादा पैसा नहीं खर्च थोड़ा कर सकता। हैंडल करना है, ज़्यादा हाँ। पावर। हाँ, बट मैं उतना पैसा नहीं खर्च कर सकता। उन बंदों के लिए NS है। आप इसको चलाओ, अगर आप R15 चलाने के बाद NS चलाओगे तो आपको 100% लगेगा कि भाई पावर कितनी बढ़ गई है। और वही अगर आप NS 400 चला के R15 पे दोबारा जाओगे तो आपको लगेगा कि आपने भाई डिग्रेड कर दिया है, भाई मैं थ्रॉटल ले रहा हूँ, कुछ पता ही नहीं चल रहा है बाइक चलाने में। तो डिफरेंस तो आता है, तो दोनों का कस्टमर सेगमेंट बहुत अलग है। अच्छा, आपको क्या लगता है, मैं जो सोचता हूँ ये जो टैंक है थोड़ा छोटा नहीं है इसके लिए, अगर ये थोड़ा सा बड़ा टैंक होता, मान लीजिए अभी 12 लीटर है शायद ना, तो अगर ये मान लीजिए 13 या 14 15 लीटर होता, थोड़ा बल्कि और इसका जो टैंक है होता तो थोड़ी सी नेकेड स्पोर्ट्स वाला फील देती ना, बढ़िया देती ना। इस बाइक में 3-4 ऐसी कमियां हैं जो मेरे को लगता है कि हाँ भाई ये चीज़ इंप्रूव होनी चलिए, बहुत पहले ज़रूरी अब आपने बात की है भैया नेगेटिव वाली, तो तो वही चीज़ है पहले कि सबसे मतलब पहले मैं वही पूछूंगा आपसे। फ्लॉज देखिए हर बाइक में होते हैं, परफेक्ट बाइक कोई भी नहीं है। हाँ। तो बट यही था कि बेनिफिट्स ज़्यादा थे तो मैंने परचेस कर ली, बट फ्लॉज हैं इसमें। तो पहला Flaws क्या flaws है? यही हाँ, था कि इसका पेट्रोल टैंक सेम NS 200 वाला पेट्रोल टैंक है, और उसी वजह से मुझे लगता है इन सब छोटी मोटी चीज़ें जो चेंज नहीं की गई हैं, इसका प्राइस इतना नीचे गिरा पाई बजाज। तो 12 लीटर का है, जिस हिसाब से माइलेज देती है भाई मुझे 30 तक का माइलेज मिल जाता है। अगर मैं अच्छे से भी चलाता हूँ स्पोर्ट्स मोड में तब भी मुझे 28 से 30 का माइलेज मिलता है सिटी में। बट स्टिल अगर मैं लॉन्ग टूर पे जाऊँगा तो 12 लीटर के हिसाब से मुझे थोड़ा सा माइलेज खलेगा, क्योंकि एक्सप्रेस वे पे कई बार होता है ना कि 100 किलोमीटर पे रेंज आपको मिलता है, तो आपने एक पेट्रोल पंप अगर छोड़ दिया और कहीं पे बीच में आपको एक्सप्रेस वे चेंज करना है तो वहाँ पर आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। तो एटलीस्ट 13.5 लीटर या 14 लीटर या 15 लीटर का होना चाहिए था। ड्यूक में भी 15 लीटर आजकल कर दिया है, और नेकेड में तो मुझे लगता है टैंक की और ज़्यादा और हाँ, ज़्यादा होता तो अच्छी भी लगती, थोड़ी बल्कि लगती। तो ये कमी मुझे खलती है टैंक की। दूसरी कमी मुझे खलती है कि यहाँ पे आपके जो टायर्स हैं ना वो मतलब बिलो एवरेज है। मैं ऐसा भी नहीं बोलूँगा एवरेज है, क्योंकि जिस हिसाब से ये बाइक पावर जनरेट कर रही है उस हिसाब से ये जो MRF के टायर हैं ये इसको जस्टिफाई नहीं करते। फ्रंट वाले तो आपके रेडियल भी नहीं है, सिंपल टायर दे रखे हैं। पीछे वाले रेडियल टायर हैं। सेक्शन क्या होगा इनका? पीछे वाले आपके 140 सेगमेंट के हैं। 140 से? हाँ, और जो आगे वाले टायर है वो आपके 110 सेगमेंट के हैं। 110। तो ये आपका सेगमेंट है, एक बार मैं देख भी लेता हूँ। हाँ, 110 ही है। 110 है, हाँ। तो पीछे वाले 110 है, मतलब पीछे वाले 140, आगे वाले 110 है। बट पीछे वाले रेडियल टायर है, आगे वाले नॉन रेडियल बट टायर स्टिल 140 की जगह 150 होना चाहिए था, क्योंकि 150, पीछे से हाँ। ऑलरेडी ये गाड़ी थोड़ी सी स्लीक है, तो अगर टायर थोड़े बल्कि होते तो थोड़े मुझे लगता है थोड़ा सा लुक डिफरेंट लगता पीछे से, थोड़ा सा और अच्छा लगता है 150। बट 150 चाहूँ तो मैं इस पर लगा सकता हूँ, क्योंकि 10 सेगमेंट मतलब एक सेगमेंट ऊपर आप जा सकते हो अलावा में, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ये है कि इसकी ग्रिपिंग बहुत खराब है भाई टायर की। तो भाई मैं तो ये बोलूँगा कि आप ये बाइक अगर परचेस करते हो तो जो पैसा आपने इसमें बचाया है दूसरी बाइक महंगी वाली ना लेके, उसमें सबसे पहले तो आप यही कीजिएगा, थोड़ा सा चलाने के बाद आप इसके टायर चेंज करा लीजिए, अपोलो के या फिर मिशलिन के टायर डलवा लीजिए, तो वो आपको एक बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिल जाएगा। और मुझे लगता है वो टायर चेंज कराने की वजह से ना इसकी ब्रेकिंग भी काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगी, क्योंकि टायर जब खराब क्वालिटी के होते हैं तो आप ब्रेक करते हो तो वो कॉन्फिडेंस नहीं आता है, तो आप 100% ब्रेक का यूज़ नहीं कर पाते हो, आपको स्केयर होते हो थोड़ा कि फिसल ना जाए बाइक। बाकी ABS वगैरह तो बढ़िया काम करते हैं। बढ़िया यार, ब्रेक इसके बढ़िया है और ABS बढ़िया है, थ्रॉटल अच्छा है, ग्रीमिका के हैं यहाँ पे। एक तीसरी चीज़ जो मुझे लगती है वो है इसकी चेन, और ये मुझे लगता है कि बजाज में ज़्यादातर बाइक्स में ये प्रॉब्लम है कि इनका जो चेन स्पॉकेट और जो चेन है ना, इसकी क्वालिटी मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। मुझे हर 8-10 दिन के बाद चेन टाइट करानी पड़ती है, थोड़ी थोड़ी आवाज़ आने लगती है। मैं इसी बारे में एक बात कहूँगा, जैसे बहुत लोग बोलते हैं गाड़ी से बहुत आवाज़ आने लग गई है बजाज की, तो बेसिकली उनके इंजन से इतनी आवाज़ नहीं आती, वो चेन है जो इतना आवाज़ करता है, और इनकी सारी गाड़ियों में मैंने ये चीज़ देखी है। एक्चुअली ना लोगों को पता नहीं चलता, उनको लगता है कि भाई मैंने अभी सर्विस कराई थी, 15 दिन हुए, गाड़ी में आवाज़ फिर से आने लगी। वो चेन पॉकेट से आपकी आवाज़ आती है, आपको कुछ नहीं करना है, हर 12-13 दिन बाद अपनी चेन आपको जाके सेट करवा लेनी है। किसी भी छोटे मोटे मैकेनिक पास जाइए, आप टाइट करा लो और चेन क्लीन प्रॉपर करो। जैसे मेरी गाड़ी में ये सब करता रहता तो आवाज़ नहीं आती है, पर थोड़ा हाई मेंटेनेंस हो जाता है। लगता है कि हाँ वैसे 20 रुपए लेता है वो चेन सेट करने। नहीं, हाई मेंटेनेंस मेरा बोले तो पैसे को लेके नहीं, आपको टाइमली ज़्यादा इंपॉर्टेंट, वो एक हेडेक हो जाता है कि भाई 15 दिन हो गए फिर खड़खड़ आवाज़ आने लगी, वो चीज़ है। तो इसमें बजाज को सुनना चाहिए इस बात को। बट अभी जब मैं इसकी सर्विस इस बार कराऊंगा और जब इसका स्पॉकेट थोड़ा ख़राब हो जाएगा तो मैं आफ्टर मार्केट कोई बढ़िया चेन और स्पॉकेट इसमें लगवाऊंगा, जो कि आपकी थोड़ी कोटिंग वोटिंग के साथ में आती है ना, आपकी वो पीतल वाली कोटिंग क्या बोलते हैं, ब्रॉन्ज। हाँ, ब्रॉन्ज कोटिंग। तो उसके साथ में थोड़ी सी क्वालिटी बढ़ जाती है, तो वो चेन मैं चेंज करा लूँगा, तो वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो थोड़ा सा अब आखिरी पे आते हैं। देखिए, मेन चीज़ें बता दी, पावर वाली चीज़ें, परफॉर्मेंस, वो सब तो आपने हमारे चैनल पे देख लिया है, माइलेज टेस्ट भी देख लिया है, इनके चैनल पे आप जाके देख सकते हो। अब एक चीज़ ओनर से हम पूछने वाले हैं, क्या आपको ये गाड़ी लेने के बाद कुछ रिग्रेट होता है?
नहीं, रिग्रेट मुझे बिल्कुल नहीं होता। और उसकी सबसे मतलब बड़ी वजह है इसकी राइड क्वालिटी। इसमें जो पावर का जो बैलेंस मिलता है ना भाई, मुझे बहुत मज़ा आती है सिटी में चलाने में। और लिटरली मैं जब भी इस बाइक को सिटी में चलाता हूँ मेरे को वो मतलब वो जो एक होता है ना कि अब एक फ्रीडम वाला फील होता है वो, क्योंकि मैंने ड्यूक 390 भी बहुत चलाई है। ड्यूक 390 का थोड़ा सा मुझे लगता है थोड़ी सी ज़्यादा कॉम्पैक्ट उन्होंने कर दी है, तो वहाँ पर मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। और उसके पावर में थोड़ा जर्क भी आता है, जैसे RTR 310 उसमें भी पावर में जर्क आता है, तो आप राइड उतनी ज़्यादा एंजॉय नहीं कर पाते हो। सिटी में आपको हमेशा बाइक पे फुल फोकस करना पड़ता है कि पावर बहुत ध्यान से छोड़नी है। यहाँ पे क्या है कि थोड़ा सा पावर जो है वो थोड़ा सा लीनियर वे में निकलती है, तो क्या होता है ना कि हैजल फ्री राइड। तो वहाँ पे ये है कि इस बाइक को चलाते समय आप प्रॉपर जो राइडिंग है उसको एंजॉय कर पाता हूँ, मैं तो एंजॉय कर पाता हूँ, तो इसलिए मुझे बहुत मज़ा आती है इसको चला के, तो रिग्रेट तो नहीं होता है। चलिए फिर आखिरी बात आपसे अब पूछ लेते हैं, जो कि हमारे दर्शक जानना चाह रहे होंगे। भाई बाइक तो सस्ती है, लाइक 230 या 235 की, ठीक है, इतनी ऑन रोड आपको मिल जाएगी। लेकिन होती ही ना कुछ सस्ती गाड़ियाँ होती हैं जिनका मेंटेनेंस हाई होता है, तो मैं इनसे सर्विस पूछूंगा। कितने सर्विस करा चुके हैं अभी तक आप? 2 सर्विस हो चुकी हैं। 2 सर्विस हो चुकी हैं। कितने किलोमीटर्स हो चुके हैं? ये आपकी चल चुकी है 7,500-8 हज़ार किलोमीटर के आसपास चल चुकी है, 7,151। ठीक है, तो अब 2 सर्विस हुई है, एक पहली जो 1000 के बाद होती है एंड सेकंड जो 5000 पे बाद होती होगी। तो 5000 के बाद इसका इंटरवल है। एंड कितना कॉस्ट गया है आपका? इसकी सर्विस की कॉस्ट जाती है 2100 रुपये के आसपास। 2100 रुपये, मतलब 2000 से 2100 रुपये जाती है। 1700 ml इसमें आपका इंजन ऑयल डलता है। कौन सा इंजन ऑयल पड़ता है? बजाज का ही पड़ता है। बजाज का ही पड़ता है, फुली सिंथेटिक। हाँ, फुली सिंथेटिक। तो इंजन ऑयल 1700 ml पड़ता है, और ब्रेक ऑयल जो होता है मास्टर सिलेंडर, ये आपका टॉप अप हो जाता है। और आपका ऑयल फिल्टर और एयर फिल्टर जो होता है ये आपके चेंज होते हैं, नहीं तो साफ़ कर देते हैं वो लोग। तो मैं मान के चलूँ 2100 रुपये फ्री सर्विस, एंड जब पेड सर्विस आएगा वो लगभग जाएगा 2700 रुपये, 500 रुपये के अंदर ही, 3000 के, हाँ 3000 के अंदर। तो भाई एक तरीके से मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा हाई नहीं है। 3000 में आपकी बाइक सर्विस हो रही है, वही 5000 किलोमीटर के इंटरवल में, तो मेरे हिसाब से वैल्यू फॉर मनी गाड़ी है। तो ये राम भाई थे, इन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें बताई जो मतलब रिव्यू में लोग नहीं बताते हैं, क्योंकि इनका जो मानना है गाड़ी को लेकर, और जो मैंने चीज़ें पूछी आप लोग को क्लियर हो गई होगी। तो राम भाई लेनी चाहिए ये 2025 में कि नहीं लेनी चाहिए? 100%। अगर आप कोई 150 या 200 सीसी की बाइक चला रहे हो, अगर आपको एक अपग्रेड चाहिए तो ये बाइक मैं आपको रिकमेंड करूंगा, प्राइस के हिसाब से और पावर के हिसाब से भी, ठीक है। बाकी माइलेज देखिए 19-20 है, कुछ लोग को 30 अच्छा लगेगा, कुछ लोग को बहुत कम लगेगा, तो वो सब्जेक्टिव हो जाता है, ठीक है। बाकी अगर पावर चाहिए वो आपको इसमें मिलने वाला है, और बजाज का नेटवर्क बहुत अच्छा है, तो सर्विस में भी कोई इशू नहीं होने वाला। पार्ट्स भी आपको इजीली मिल जाएंगे, क्योंकि NS सीरीज़ की है, बहुत सारी चीज़ें तो आपको ऐसे ही बनी होंगी इनकी NS सीरीज़ के हिसाब से, तो वो ईजिली अवेलेबल हो जाएगी। तो भाई इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। फिलहाल इस तरीके की वीडियो आती रहेंगी ओनरशिप वाली, ताकि आपको डिटेल पता चल जाए, कंफ्यूजन दूर हो जाए। तो एक बार थैंक्स कहेंगे राम भाई को, और इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। बाकी चैनल दोनों का अरे भाई देख नहीं पाया था मैं, तो दोनों के चैनल सब्सक्राइब करो, और इंस्टाग्राम में फॉलो करना मत भूलना, वहाँ शॉर्ट वीडियोज़ आती हैं, रिव्यूज़ एंड बाकी जितनी भी चीज़ें सब डाल देते हैं। मिलते हैं फिर, बाय बाय।